Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Sale of Goods Act 1930 and in today's video we are going to start from section 5. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सबसे पहले हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन देखा और डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस किया था। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का वो किस तरह से बनता है, किस तरह से किया जाता है। सो सब क्लॉज 1, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स फॉर द प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ, और फॉर द डिलीवरी ऑफ द पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। इसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑफर और एक्सेप्टेंस है, दैट इज इजाबो कबूल। यानी कि सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल उस वक्त बनता है जब एक पार्टी किसी चीज को खरीदने या बेचने की ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, उसको कबूल करती है। यानी कि एक पार्टी ने किसी चीज को बेचने की ऑफर की और दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल है ये किस चीज पर कंसिस्ट करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो हमारी गुड्स हैं उनको इंस्टेंटली डिलीवर किया जाए या जो गुड्स की पेमेंट है वो फौरन की जाए। यानी कि सामान को फौरन डिलीवर कर दिया जाए या उसकी कीमत जो है वो फौरन अदा कर दी जाए, या गुड्स भी डिलीवर हो और उसी टाइम पे पेमेंट भी एक साथ कर ली जाए, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की जाए और इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स को डिलीवर किया जाए, या फिर डिलीवरी और पेमेंट को बाद के लिए डिले कर दिया जाए। यानी कि गुड्स को डिलीवर कर दिया जाए और पेमेंट को बाद में रिसीव कर दिया जाए। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के इंग्रेडिएंट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इस पर डिपेंड करता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, पेमेंट ऑफ द प्राइस इंस्टेंटली, डिलीवरी ऑफ द गुड्स इंस्टेंटली और पेमेंट एंड डिलीवरी बोथ इंस्टेंटली एट द स्पॉट, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी हो। Clause 2, subject to the provision of any law for the time being in force, a contract of the sale may be made in writing or by word of the mouth or partly in writing and partly by words and from implied contact of the parties. अब यहां पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अब सब्जेक्ट टू ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में इसके मीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने यहां पर अटैच कर दिया है। सो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल है वो रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है, या उसका कुछ हिस्सा रिटन फॉर्म में हो और कुछ हिस्सा जो है वो ऑरल फॉर्म में हो, या फिर जो पार्टीज का कंडक्ट है उससे भी ये प्रूव हो सकता है। यानी कि अगर हम इस पूरे सेक्शन 5 का क्रक्स निकालें तो पूरा सेक्शन 5 हमें क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है और इसके साथ फॉर्मल राइटिंग जो है वो लाजमी नहीं है, यानी कि रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस चीज के मुतालिक हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। सो सेक्शन 6 बात करता है एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स के बारे में।
अब यानी कि जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अशिया, जो गुड्स जो हैं, जो सामान है वो मौजूद है, वो इन एग्जिस्टेंस है, या फिर वो सामान अभी मौजूद नहीं है लेकिन इन फ्यूचर मुस्तकबिल में वो सामान लाया जा सकता है। मौजूदा चीजें और आइंदा जो चीजें हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल का सब्जेक्ट मैटर हो सकती हैं। सब क्लॉज 1, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ऑन और possessed by seller और फ्यूचर गुड्स। अब इसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग चीजें जो सेलर के पास मौजूद हो, या फ्यूचर गुड्स जो बाद में हासिल की जा सके, यानी कि एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स दोनों सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल हो सकते हैं। सब क्लॉज 2, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। अब यहां पर बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसमें जो सेलर का माल है, जो सेलर से गुड्स हासिल करनी है, वो किसी कंटिजेंसी पर डिपेंड करता हो, यानी कि उसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड हो। यानी कि जो सेलर के पास गुड्स हैं, उसने जो गुड्स को डिलीवर करना है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसी गुड्स से मुतालिक भी हो सकता है जिनकी डिलीवरी किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि अगर बारिश नहीं होती तो ये गुड्स आपको इन टाइम डिलीवर कर दी जाएंगी, अगर बारिश हो गई तो ये गुड्स डिलीवर नहीं हो सकती। यानी कि आपस में कोई भी कंडीशन रखते, किसी वाक्य के होने या ना होने पर डिपेंड करता हो। Thirdly, whereby the contract of the sale, the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell the goods. अगर इसमें कहा गया है, अगर फ्यूचर गुड्स को फौरी बेचने की कोशिश की जाए, यानी कि फ्यूचर गुड्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा। अब आपको याद हो जाए वो पिछली वीडियो जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल को डिटेल में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने यहां पर अटैच कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल क्या है? जिसमें गुड्स आपके पास मौजूद हैं, गुड्स एट वंस जो हैं वो डिलीवर हो जाती हैं, पेमेंट कर दी जाती है या पेमेंट बाद में कर दी जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी गुड से मुतालिक है जो कि इन एग्जिस्टेंस नहीं है, जो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो फिर वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा, बल्कि वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। सो यहाँ पर भी कहा गया है कि अगर फ्यूचर गुड्स को फौरी बेचने की कोशिश की जाए तो वो सेल नहीं बल्कि एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्योंकि फ्यूचर गुड्स इन एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। सेक्शन 7 बात करता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर पेरिशेबल गुड्स से मुराद वो गुड्स होती हैं जो कि खराब हो जाने वाली गुड्स हैं, जो कि डैमेज हो जाने वाली गुड्स हैं। सो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल से पहले कोई गुड्स खराब हो गई हैं तो फिर क्या होगा? So when there is a contract of the sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the same time when the contract was made perished or become so damaged is no longer to answer their description in the contract. इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्पेसिफिक गुड्स के मुतालिक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेलर को ये पता नहीं है, सेलर के नॉलेज में ये बात नहीं है, जो बेचने वाला है उसके नॉलेज में ये बात नहीं है कि जिस चीज से मुतालिक मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वो वॉइड होगा, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो गुड्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वही खराब हो चुका है, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो वॉइड होगा। सो
जब गुड्स खराब हो चुकी हैं, जब सब्जेक्ट मैटर ही मौजूद नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड होगा। अब पेरिशेबल गुड्स कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि अगर ज्यादा हॉट सीजन है, गर्मियों का मौसम है, तो ये क्या हो जाती हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से खराब हो जाती हैं। अगर सेलर को ये चीज मालूम नहीं है कि वो गुड्स जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, तो जो सेलर और बायर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड होगा, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, उसके लिए आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें क्या बात कर दी गई है, when there is an agreement to sell the specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged is no longer to answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। अब इस सेक्शन 8 में कहा गया है कि अगर पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, यानी कि कोई फ्यूचर गुड्स थी जिनके मुतालिक पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, और उस एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि इन फ्यूचर आपको गुड्स डिलीवर कर दी जाएंगी। अगर गुड्स की डिलीवरी से पहले बायर और सेलर की गलती के बगैर, उनके नॉलेज में आए बगैर कोई गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो वॉइड होगा, उसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। यानी कि यहां पर बात की जा रही है रिस्क ऑफ डैमेज की। जब तक गुड्स सेलर से बायर को डिलीवर नहीं होती, रिस्क ऑफ डैमेज किस पर होता है, सेलर पर होता है। सो यहां पर भी क्या है कि नुकसान किसको हुआ है, सेलर को हुआ है, क्योंकि गुड्स अभी तक उसी के पास मौजूद थी जो कि खराब हो चुकी हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने सेक्शन 5 से सेक्शन 8 तक डिटेल में डिस्कस किया और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन की। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।